सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आज कई सारे टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आया है वो है कि जैसे हम स्टेट्स में रह रहे हैं, कोई हरियाणा रह रहा है, कोई यूपी रह रहा है, तो क्या हम अपने राज्य का एक फ्लैग रख सकते हैं? क्या एक स्टेट फ्लैग हो सकता है? और क्या नेशनल फ्लैग की क्या क्या कंडीशन है? क्या क्या अगर किसी ने नेशनल फ्लैग का अपमान किया तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? तो पहले ये देखते हैं। तो पहली बात, क्या हरियाणा अपना अलग फ्लैग रख सकता है? यूपी अपना अलग फ्लैग रख सकता है? क्योंकि सब स्टेट्स ने अपने नेशनल नेशनल कह रहा हूँ, स्टेट एनिमल्स, स्टेट फ्लावर ऐसे दे रखे हैं हर एक स्टेट ने। तो क्या स्टेट फ्लैग भी हो सकता है? तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस है। पहली बात है हमारी नेशनल फ्लैग की। तो नेशनल फ्लैग का कहाँ पर उल्लेख मिलता है? हमारा कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि भारत के झंडे के बारे में। पहली बात, जो हमारा संविधान क्या कहता है? तो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है कुछ, यानी हमारे यहाँ नागरिकों को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनको ये कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल नंबर 51A में रखा गया है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी जो नागरिक को पूरे देश के प्रति दिखानी है। जैसे कि नेशनल फ्लैग के बारे में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है कि हमें इसका सम्मान करना है। ऐसा नहीं हमने नेशनल फ्लैग को अपमान नहीं करना है, ऐसा नहीं है इसको हम जला रहे हैं या इसको सड़क पे डाल के उसके ऊपर पैर रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। तो ये हमारी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है जिसका उल्लेख आर्टिकल 51A में करा गया है। अभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मैंने कहा आपको ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। जी हाँ, 1975 से 1977 तक इमरजेंसी रही थी इंडिया में, जो इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। तो 1975 से 77 के बीच में जो 1976 आता है साल, उन दोनों साल के बीच में, तो उसी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाई थी इंदिरा गांधी ने, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के सिटीजन्स को कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी इंडिया के रिगार्डिंग, यानी भारत के रिगार्डिंग। जैसे कहीं पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना चाहिए, नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमारे नेशनल पार्क में खलबली नहीं मचानी चाहिए, यानी प्रोटेक्ट करने चाहिए हमारे नेशनल रिसोर्सेज। तो ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। तो पहला जो उल्लेख मिला है हमारे नेशनल फ्लैग का, वो मिला है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, क्या कि हमें इसका अपमान नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अब अगली बात, और कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, यानी अगर किसी ने सड़क के ऊपर नेशनल फ्लैग के ऊपर पैर रख दिया, उसको टॉर्न कर दिया या उसको जला दिया, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? तो एक हमारा एक्ट है, वो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। तो प्रिवेंशन टू द इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स, जो राष्ट्र के लिए बहुत गर्व की चीज़ें हैं, उनके खिलाफ अगर कोई अपमान होता है, उनकी इंसल्ट होती है, तो उसके रिगार्डिंग क्या लिखा गया है इस कानून के अंदर जो 1971 में आया था, कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो भाई अगर भारत में कोई ऐसा करने की सोच रहा है तो आप सोच लीजिए, आपके खिलाफ 3 साल की सजा हो सकती है आपको अगर आप ऐसा करोगे। तो हमने देखा कि नेशनल फ्लैग का उल्लेख कहाँ पर है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर नेशनल फ्लैग के बारे में कहा गया है, लेकिन कहीं पर यह नहीं कहा गया कि स्टेट फ्लैग नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट फ्लैग हो सकते हैं, यानी यूपी एज अ स्टेट अपना अलग फ्लैग बना सकता है, हरियाणा एज अ स्टेट अलग फ्लैग बना सकता है। अब देखेंगे क्या क्या पॉइंट रहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 1994 में, SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेडरलिज्म होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो अच्छे तरीके से आपस में काम कर रहे हैं। फेडरलिज्म यानी साथ में मिलके काम करें, अपने अपने फील्ड में दोनों काम करते रहे, तो यह है फेडरलिज्म। तो इसमें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि फेडरलिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत आधार है। तो फेडरलिज्म ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग ये होता है कि स्टेट्स भी अपना एक नेशनल फ्लैग, अपना एक स्टेट फ्लैग रख सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कहा था कि जब तक स्टेट्स नेशनल फ्लैग का अपमान ना करे वो अपना स्टेट फ्लैग बना सकती है।
पर ऐसा नहीं है कि आपने स्टेट फ्लैग बनाया और नेशनल फ्लैग को आपने कम कर दिया, उसको कम इज्जत दी, ऐसा नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप एक स्टेट फ्लैग रख सकते हो। तो यहाँ सारी बातों से हमने सीखने को ये मिला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, हमारे एक्ट हो गए, या फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इनमें हमें नेशनल फ्लैग का उल्लेख मिलता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि नेशनल फ्लैग के रिगार्डिंग अगर कोई कुछ करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और यहाँ पर उल्लेख मिलता है हमारे नेशनल फ्लैग का, लेकिन स्टेट फ्लैग के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्टेट फ्लैग स्टेट्स रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा था फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हुए। ठीक है, तो ये बातें हमने आज इसमें करी। अब अगली बात है कि अगर कोई स्टेट अपना स्टेट फ्लैग रखने लगे, यूपी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, सब अपने स्टेट्स फ्लैग रखने लगे, तो क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, हर एक राज्य की अपने एक कल्चर होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने फ्लैग में अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया, यानी अपने कल्चर को एज अ अपने फ्लैग के तौर पे वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है, जैसे हमारे इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनके पास भी अलग अलग फ्लैग्स होते हैं। तो अगर ये अलग फ्लैग यूज़ कर सकते हैं इंडियन फ्लैग से अलग, तो स्टेट्स क्यों नहीं यूज़ कर सकती। तो एक ही आर्ग्यूमेंट दिया गया है आर्टिकल में, यानी स्टेट फ्लैग होना हो सकता है, यानी ये गलत नहीं है स्टेट फ्लैग होना। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, अगर सारी स्टेट्स अपने स्टेट फ्लैग निकालने लग जाए तो वो कुछ कलर कॉम्बिनेशन चुनेंगे कि हमारे फ्लैग में ये कलर कॉम्बिनेशन हो। बाय चांस कोई दो स्टेट्स एक ही कलर कॉम्बिनेशन चुन लें तो उनमें आपस में लड़ाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल हमने देखा कि नेशनल फ्लैग का जो उल्लेख है हमें वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मिलता है कि हमें देश के नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, आर्टिकल 51A। और इसको ही कहा जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ही कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पूछा जा सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है। तो ये बात करी हमने। कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल नेशनल फ्लैग तो है ही, स्टेट भी अपने स्टेट फ्लैग्स रख सकती है। कंडीशन ये है कि स्टेट्स नेशनल फ्लैग को डिसऑनर ना करें। तो ये पहला आर्टिकल था। अब कुछ अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल चलने जा रहा है वो है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत। अभी आपने देखा 15 अगस्त गई है, तो 15 अगस्त को हम ऐसे याद करते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को ऐसा हुआ था कि पार्टीशन हुई थी और बहुत दंगे हुए थे, पंजाब में लोगों को मारा गया, यहाँ से पाकिस्तान गए लोग, पाकिस्तान से इधर आए, तो काफ़ी मारकाट हुई। तो हमें एज ए पार्टीशन के तौर पे भी इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि इंडिया की सिक्योरिटी को कब कब थ्रेट हुआ है। सिक्योरिटी क्या भाई, आक्रमण। सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है कि भाई आपके घर में कोई आके चोरी कर जाए, अटैक कर जाए, तो ये आपकी सिक्योरिटी के खिलाफ है ना। तो ऐसे ही भारत की सिक्योरिटी पे कब कब अटैक हुए और भारत कैसे उभर के आया, इसके रिगार्डिंग हम पॉइंट्स देखेंगे और इसके साथ बहुत कुछ जानेंगे भी। तो पहली बात, जैसे इंडिया की पार्टीशन हुई 1947 में, तो पहले वो अखंड भारत था, फिर वो इंडिया और पाकिस्तान में टूट गया। जो उस टाइम पे पाकिस्तान था वो दो पाकिस्तान थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। जो कि ईस्ट पाकिस्तान है वो वही है जो बाद में 1971 में भारत ने आज़ाद कराया पाकिस्तान से और उसको बांग्लादेश बना दिया। अब इसको ऐसे समझे, जब भारत आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुई, क्या ये भारत रह गया और पाकिस्तान को दो हिस्से दे दिए गए। कौन से हिस्से दे दिए गए पाकिस्तान को, एक तो ये वाला पाकिस्तान, इसको कहा गया वेस्ट पाकिस्तान, और एक ये वाला पाकिस्तान, इसको कहा ईस्ट पाकिस्तान। और बाद में 1971 में इंदिरा गांधी ने इस वाले पाकिस्तान को इस वाले पाकिस्तान से फ्री करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेस्ट पाकिस्तान था यहाँ पर बहुत लोगों का टॉर्चर कर रहा था, लोगों को मार रहा था। तो 1971 में ये आज़ाद होता है और इसका नाम रख दिया जाता है बांग्लादेश। तो इस तरीके से सफ़र होता है कैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से अलग हुए। तो पहली बात कि सिक्योरिटी थ्रेट कैसे आता है, 1947 में क्या होता है, जब भारत पाकिस्तान अलग होते हैं तो सीधा पाकिस्तान अटैक कर देता है कश्मीर में आके। तो पहली फाइट तो होती है इंडिया और पाकिस्तान की 1947 में, और जीता कौन है, हमेशा भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हमेशा भारत जीता है। अब देख लेते कि एक तो ये हमने देख लिया कि 1947 में क्या सिक्योरिटी थ्रेट था, सीधा पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उसके बाद देखते हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट हुए हैं। इंडिया के जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ पे नक्सलवादी होते हैं, एक लेक्चर मेरा नक्सलवाद के ऊपर है। तो नक्सलवादी जो होते हैं वो वही लोग हैं जो पहले जिनके ऊपर अत्याचार हुए और फिर उन्होंने जमींदारों से बदला लेने के लिए हथियार उठा लिए। अब नक्सलवादी कौन है, आपने सुना होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हमारे देश के कुछ राज्यों में, जैसे कि इधर छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इन वाले राज्यों में क्या हमारे काफ़ी सारे आदिवासी लोग रहते हैं।
तो वहाँ के जो बड़े ज़मींदार लोग थे उन्होंने उन आदिवासी लोगों की ज़मीन हड़पना चाहा, उनके खिलाफ अत्याचार किए। तो वो जो आदिवासी लोग हैं उन बड़े ज़मींदारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और उन्हीं उन्हीं आदिवासी लोग जो अपनी फ़ोर्स बनाते हैं उनको कहते हैं नक्सलवादी। और वो नक्सलवादियों की सोच ऐसे हो जाती है कि सरकार उनके खिलाफ है, तो वो नक्सलवादी एक किस्म से सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जो बड़े ज़मींदार होते हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो यही होता है हमारा नक्सलवाद। तो पहला जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है वो है इंटरनल सिक्योरिटी, यानी आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा तो है नक्सलवाद। अब नक्सलवाद से फाइट करने के लिए इंडिया में कौन है, हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का हिस्सा है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो यही पुलिस फोर्सेस किसके खिलाफ लड़ती है, नक्सलवादियों के। अब अगला जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो है एक्सटर्नल यानी किसी और बाहरी बाहरी देश के द्वारा या बाहरी आतंकवादी संगठनों के द्वारा। अब एक्सटर्नल थ्रेट में क्या क्या गिना जाएगा। अब आज तक कितनी बार भारत पर अटैक हुआ है वो देख लीजिए। सबसे पहली बार एक्सटर्नल थ्रेट आप अगर चाइना के रिगार्डिंग देखो तो 1962 में एक वॉर होता है चाइना के खिलाफ, जिसमें कि भारत हार जाता है। तो पहला तो ये हो गया। भाई आज हम सब कवर करेंगे इंडिया की हिस्ट्री अप टू नाउ रिगार्डिंग वॉर्स। तो पहला तो हो गया 1962 में इंडिया ही हार गया, किससे, चाइना से। और अगली बार फिर 1965, 1971 और फिर हमारा कारगिल युद्ध। ये कब होते हैं, किसके साथ होते हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ होते हैं। सारे युद्धों में भारत जीता है, यानी भारत बस एक वॉर में हारा है अब तक, वो कौन सा है, 1962 वर्सेस चाइना। और उसके बाद हुआ है 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा कि भारत 1962 में चाइना से लड़ा है तो भारत के पास हथियार कम हो गए, भारत के पास लड़ने की ताकत कम होगी। तो इस झूठे झूठे सपने देखकर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 1965 में भारत पे कि भारत से जीत जाएगा, लेकिन फिर भी हार जाता है। और 1971 क्यों होता है, इंदिरा गांधी अपनी फोर्सेस भेज देती है कहाँ पर, हमारे ईस्ट पाकिस्तान में, उसको आज़ाद करवाने के लिए। और वो ईस्ट पाकिस्तान फिर क्या बन जाता है, हमारा बांग्लादेश। तो 1971 में हमारा क्या बना, बांग्लादेश। और कारगिल युद्ध तो आपको पता ही होगा, जो लगभग 2000 के करीब हुआ है आके कारगिल युद्ध, जिसमें फिर से पाकिस्तान को हारना पड़ा था। तो ये है हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट यानी किसी और कंट्री की वजह से जो थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। और इंटरनल कौन से थे हमारे, जो नक्सलवादी। तो हमने ये देख लिया। अब अगली बात है, भारत ने एक पॉलिसी फॉलो की है शुरू से, आर्टिकल के अंदर उसका उल्लेख किया गया, वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। ये भारत की एक पॉलिसी थी रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीज। अब देखिए आप पहले एक बात समझिए, मेरा एक लेक्चर है कैसे USSR और नाटो खिलाफ हुए थे एक दूसरे के। तो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है और उस टाइम पे दो सुप्रीम पावर खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो हमारा USA और एक तरफ हमारा USSR। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको डिटेल में देखना है। तो क्या होता है, USSR एक किस्म से आज का रसिया समझ लो, और USA आपको पता ही है अमेरिका। तो ये आपस में दोनों अपोजिट मतलब स्ट्रॉन्ग पावर्स थे, कौन से, USA और USSR। तो आपस में इनका युद्ध था, और उसको युद्ध को कहते थे कोल्ड वॉर। यानी वो आपस में हथियारों से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इकोनॉमिकली और आपस में उन्होंने गुट बना लिए थे कि USA के पास कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज है और USSR के पास कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज है। आपस में इनका युद्ध कभी नहीं हुआ, लेकिन युद्ध की कगार पे ये हमेशा खड़े थे, इसलिए इसको कहा जाता है कोल्ड वॉर, यानी ठंडा वॉर, जो लड़ाई हुई नहीं कभी। ठीक है। और ये पीरियड कब से कब तक चला, जैसे वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में, तब से शुरू होता है, और ये एंड कब होता है, 1991 तक। तो यही था हमारा क्या, कोल्ड वॉर एरा। तो इस कोल्ड वॉर एरा में कुछ कंट्रीज तो USA की साइड थी, कुछ कंट्रीज थी USSR की साइड, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कह दिया हम ना USA की तरफ होते, ना USSR की तरफ होते, ना रसिया ना USA। तो उनमें से एक कौन थी, हमारी भारत। और भारत ने एक मूवमेंट चलाया, उसको ही कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम किसी एक कंट्री की साइड नहीं जाएंगे। तो इंडिया ने हमेशा नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया है। तो यही अगर कहीं पे पूछा जाए नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्या थी, तो ना हम USA की साइड, ना हम USSR की साइड। लेकिन एक समय ऐसा आता है 1971 में, जो मैं अभी बार बार बता रहा हूं, जब इंदिरा गांधी ने किसको आज़ाद करवाना था, इस बांग्लादेश को आज़ाद कराना था। तो 1971 में जब इंदिरा गांधी ने अपनी फोर्सेस यहां पर भेजी, तो आज का USA क्या करता है, USA सपोर्ट कर देता है इस वाले पाकिस्तान को, और USA कह देता है भारत को कि अगर भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने की कोशिश की तो USA भारत पे अटैक कर देगा। देखिए पॉलिसी थी भारत की नॉन अलाइनमेंट की, कि ना USA के साथ और ना
यूएसएसआर के साथ। लेकिन जब यूएसए ने कह दिया कि यूएसए भारत पर अटैक कर देगा, तो भारत ने 1971 में एक किस्म से सपोर्ट ली थी, किससे? रसिया से, यूएसएसआर से। तो उस टाइम यूएसएसआर आया था और यूएसएसआर यहाँ पर अपनी शिप्स ले आया था, क्योंकि यूएसए की शिप यहाँ पर तैनात थी भारत पे अटैक करने के लिए। तो इसी समय पर जो रसिया हमारा दोस्त है, ऊपर रहता है जो, वो आया था और उसने यूएसए की फोर्सेस को भगा दिया था। एक किस्म से प्रेशर था कि यूएसए ने भारत पे अटैक नहीं किया, वरना 1971 में यूएसए ने कह दिया था कि हम भारत पर अटैक करेंगे अगर भारत बांग्लादेश को आज़ाद कराने की कोशिश कराएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इंदिरा गांधी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था, इसलिए इसको हम आयरन लेडी के भी नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी किसी किसी के बस की बात होती है। तो देखा जाए, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था कौन? हमारा यूएसएसआर, यानी हमारा आज का रसिया। रसिया हमारा हमेशा दोस्त रहा है, रशिया ने हमें कभी भी धोखा नहीं दिया, फ्यूचर का हम बता नहीं सकते। तो ये तो बात हुई हमारी 1991 तक क्या हुआ। फिर हम वाजपेयी की सरकार आती है लगभग 2000 के करीब पे। तो उस टाइम पे भारत की सिक्योरिटी पे क्या क्या खतरे आए? एक तो क्या होता, हमारा एक प्लेन था, उसको हाईजैक करके कंधार ले जाया गया। कंधार आज का अफगानिस्तान ही है। अगर आप तालिबान की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, तो तालिबान ने कंधार के ऊपर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और रिसेंटली तो उसने काबुल पे भी कब्जा कर लिया। ठीक है भाई। तो एक तो वाजपेयी के टाइम पे ये हुआ, वाजपेयी जी के टाइम पे। और दूसरा क्या होता, 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक। क्या हुआ था? भारत की पार्लियामेंट पे कुछ आतंकवादियों ने अटैक कर दिया था आकर। और वो आतंकवादी कौन थे? लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ये दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? पाकिस्तान की। तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या था? एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट, यानी बाहरी तौर पे जो हमारी सुरक्षा पे खतरा था, वो कौन थे? आतंकवादी। ठीक है। तो ये हुआ वाजपेयी जी के टाइम। और मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ? पाकिस्तान की तरफ से तो उरी अटैक हुआ था 2016 में, और फिर पुलवामा अटैक, ये तो कौन ही भूला होगा, जब हमारे जवान शहीद हुए थे एक बस में जाते हुए। वहाँ पर आतंकवादी की एक कार जो बम से थी भरी हुई, वो टकराई थी। तो ये जो दो अटैक हुए थे, ये पाकिस्तान की तरफ से हुए थे। और फिर जो चाइना के साथ हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, वो है हमारा लद्दाख इशू और डोकलाम इशू। अब यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आता है, डोकलाम कहाँ है और डोकलाम इशू क्या था। देखिए क्या होता है, यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, तो इस जगह पर सिक्किम लाई करता है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये सिक्किम है और ये हमारा भूटान है। भूटान एक ऐसी कंट्री है जो भारत पे अपनी सिक्योरिटी के लिए निर्भर रहता है। तो भूटान में एक जगह है यहाँ पर डोकलाम, ये देखिए यहाँ पर डोकलाम। तो डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था 2017 में। इस डिस्प्यूट में क्या हुआ था? चाइना क्लेम करता है इस एरिया को अपना, और भूटान कहता है ये मेरा है। और कहीं ना कहीं इंडिया का सिक्किम भी इसके पास लाई करता है। तो यानी ये ट्राई पार्टी डिस्प्यूट था, तीन पार्टीज थी, इंडिया, चाइना एंड भूटान। तो यही है डोकलाम डिस्प्यूट। इसमें क्या हुआ था? डोकलाम जहां पर जंग आया, वहां पर चाइना ने आके अपनी रोड को बिल्डअप कर दिया था, और इंडिया ने कहा कि ये भूटान का हिस्सा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर चाइना ने उल्टे आरोप लगा दिए भारत पे कि भारत आकर हमारी टेरिटरी में घुस रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों की होगी लड़ाई। कहाँ पर? डोकलाम। तो यही है डोकलाम डिस्प्यूट। फिर क्या होता है? चाइना ये रास्ता बंद कर देता है यहाँ पर। अब देखो, भारत में जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, उसकी एक यात्रा होती है। कैलाश यहाँ पर लाई करता है, माना जाता है शिव जी किसी समय पर यहाँ पर पर्वत पे बैठते थे। तो वही यात्रा होती है। तो उस यात्रा पे जाने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे सिक्किम से जाओ, और जो एक पास वहाँ पर आता है उसको ही कहते हैं हम नाथूला पास। तो जो नाथुला पास है वो 2015 में शुरू हुआ था। तो एक क्वेश्चन हो सकता है, नाथुला पास किस स्टेट में लोकेटेड है? वो सिक्किम में लोकेटेड है। तो उस नाथुला पास से गुजर के फिर हम डोकलाम के पास से गुजरते हुए कहाँ पहुंचते हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे। लेकिन जब 2017 में डिस्प्यूट हुआ, चाइना ने ये बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारी जो यात्रा थी वो हर्ट हुई, हम जा नहीं सकते थे इस साइड। तो दो तरीके थे कैलाश पर जाने के, एक तो उत्तराखंड से जाते हैं आप, और एक जाते हैं कहाँ से? हम इधर से, सिक्किम से। तो ये वाला रास्ता बंद हो गया था। यही था हमारा डोकलाम डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट था, क्या? डोकलाम डिस्प्यूट। तो इसी तरीके से एक और है हमारा क्या? लद्दाख डिस्प्यूट, जो लेटेस्ट है, 2020 में हुआ है। जो लद्दाख कहाँ पर है? ये देखो, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हो चुकी है अब लद्दाख। एक जम्मू एंड कश्मीर ये स्टेट हुआ करती थी, लेकिन अब फैब्रिकेट हो गई है, टूट तोड़ दी गई है 2019 में अगस्त में। ये इधर जम्मू कश्मीर और इधर क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख के लगभग इस इलाके में डिस्प्यूट चलता है इंडिया और चाइना का। और यही था हमारा लद्दाख डिस्प्यूट, जो आज तक चल रहा है, जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो चाइना की फोर्सेस थी, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। पीएलए क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये चाइना की, हमारी चाइना की क्या है? ये फोर्स है।
लड़ाई करने वाली। तो PLA भी पूछ सकते क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यही था पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी लद्दाख डिस्प्यूट क्या था। ये सारे भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट था। अब हमने कुछ बात करी है डोकलाम डिस्प्यूट। अब चाइना डोकलाम में आगे क्या करना चाहता था, क्या साबित करना चाहता था, वो क्या करना चाहता था आगे आकर कि भारत के इस हिस्से को अटैक कर दे और भारत की चिकन नेक, ये वाली चिकन नेक कहते हैं इसको, इसी को कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो विच कॉरिडोर इज नोन एज द चिकन नेक ऑफ इंडिया, इट इज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो भारत की इस चिकन नेक को काटना चाहता था, यानी अगर चाइना इस जगह पर कब्जा कर लेता तो ये नॉर्थ ईस्ट पूरे भारत से अलग हो जाता। तो यही चाइना का एक मोटिव था। तो यही बातें हमने जानने की कोशिश की कि कहाँ पर हमारा चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, डोकलाम डिस्प्यूट क्या था, और कैसे कैसे पास्ट में हाईजैक हुए हमारे विमान, और कैसे पार्लियामेंट पे अटैक हुए जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने कराए। और यही सारी बातें हमने आज जानने की कोशिश की है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, नेहरू जी ने चलाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी हम किसी भी एक देश की तरफ नहीं झुकेंगे, हम किसी एक पावर ब्लॉक में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड था यूएसएसआर यानी रसिया, जिसने हमें सपोर्ट किया था 1971 में। तो देखा जाए हमें थोड़ा रसिया की तरफ झुकाव रखना चाहिए। लेकिन आज की पॉलिसी कुछ ऐसी हो चुकी है वर्ल्ड में कि हम यूएसए की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक रहे हैं। लेकिन यूएसए एक क्रेडिबल बंदा नहीं है, यूएसए कभी भी धोखा दे सकता है। सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अभी मैं ओरली एक और बात बता देता हूँ। अब तालिबान डिस्प्यूट चल रहा है, हमने काफ़ी बार ये कवर कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो पिछली जो वीडियो डाली उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखे हैं दोनों तालिबान के। अब आप चैनल में भी सर्च कर सकते हो अफगानिस्तान डिस्प्यूट, ठीक है, तालिबान इन अफगानिस्तान। तो 2 पार्ट में मैंने डाल रखा है, उसकी पूरी हिस्ट्री बता रखी है। लेकिन हो क्या रहा है, शॉर्ट में बताया जाए तो यूएसए में अटैक हुए थे 2001 में, जिनको 9/11 अटैक कहते हैं। यूएसए में आतंकवादियों ने अटैक करे। और आतंकवादी कौन था, ओसामा बिन लादेन ने इसकी शुरुआत की थी अटैक करवाने की। फिर यूएसए को गुस्सा आया, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए उसने एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चलाया पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने पनाह दी। तो इस तालिबान ने अगर ओसामा बिन लादेन को ही पनाह दे दी तो यूएसए इस बात से गुस्सा हो गया था। तो फिर यूएसए ने 2001 के करीब अफगानिस्तान में अटैक करके तालिबान को पावर से हटा दिया था और वहां पे एक गवर्नमेंट सेटअप कर दी थी यूएसए ने खुद से। फिर क्या होता है, अगले 20 साल जाते हैं लेकिन यूएसए तालिबान को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाता। क्रक्स में बात यह है, निचोड़ यही है कि यूएसए उस तालिबान को खत्म नहीं कर पाता। यूएसए को दिख जाता है कि 20 साल में मैंने कई करोड़ रुपए लगा दिए हैं कहाँ, अफगानिस्तान में, और लास्ट में एक बहुत ही गलत स्टेप लेते हुए वो एकदम से अफगानिस्तान को छोड़ के भागने लगता है। कौन, यूएसए। तो उस समय पर जो तालिबान है वो स्ट्रांग हो जाता है। और अब तालिबान ने क्या है, तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे अटैक करके सारी जगह कब्जा कर लिया। इवन जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहां पर भी किसका कब्जा हो चुका है, तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब मैं कुछ और बात बताता हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे। जैसे यूएसए ने अफगानिस्तान में किया है, ऐसा ही यूएसए ने किया था वियतनाम में। क्या होता था, अभी मैंने आपको क्या बताया, 2 पावर ब्लॉक थे, एक यूएसए एक यूएसएसआर। जो यूएसएसआर है यानी रसिया, ये क्या होता है, ये कम्युनिस्ट थे, और जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट था। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट इनके आपस में लड़ाई रहती है हमेशा। तो जो यूएसएसआर था वो कम्युनिस्ट था और यूएसए क्या था, कैपिटलिस्ट था। तो क्या होता है, एक देश होता है उस टाइम पे वियतनाम। तो अगर आप वियतनाम को, एक सेकेंड पूरी वीडियो देखना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वियतनाम ये आज का पूरा देश है तो उस समय पे वियतनाम था नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तो जो नॉर्थ वियतनाम था उसको सपोर्ट करता है यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट, और ये नीचे वाले को कौन सपोर्ट करता था, यूएसए यानी कैपिटलिस्ट। तो क्या होता है, यूएसए जब देख लेता है कि मैं इस वियतनाम को जीत नहीं सकता ऊपरले वाले को, तो यूएसए यहाँ से अपना पीछा छुड़ा के भाग जाता है और फिर इस पूरे जगह पर कौन कब्जा कर लेता है, यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट। तो देखा जाए यूएसए ने जो काम हमारा वियतनाम के अंदर किया था, यानी साउथ वियतनाम को छोड़कर यूएसए वापस भाग गया था कहाँ पर, अपने देश में। और इस साउथ वियतनाम पे फिर किसने कब्जा कर लिया था, नॉर्थ वियतनाम ने एक किस्म से। और नॉर्थ वियतनाम पे कौन रूल करता था, यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यूएसए ने कहाँ पर किया था हमारा वियतनाम के अंदर किया था, इसी तरीके से यूएसए ने इस समय पर कहाँ किया है, अफगानिस्तान के अंदर। तो यूएसए की एक फितरत है, ये कभी हारता नहीं। यूएसए नेवर लूजेज अ वॉर। जब इसे देखता है कि वॉर हारने वाला है, ये पहले ही भाग जाता है।
ठीक है ना। तो यही सारी बातें हमने आज कवर करने की कोशिश करी है। सो होप यू लाइक इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू।